हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि की अवधारणा और बुद्धि का मापन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हमारा जो टॉपिक लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के बारे में हमने उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हमने देखी और साथ ही हमने कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने बताई हैं उनके बारे में पढ़ा। जो 3 टाइप की थॉर्नडाइक की जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और साथ ही हमने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। ये लास्ट वीडियोस में हमारा जो है कवर हो चुका है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ा था कि कौन से ऐसे कारक हैं जो एक व्यक्ति की बुद्धि को निर्धारित करते हैं। इसके आगे ही आज हम इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं आईक्यू के बारे में। ये आईक्यू वर्ड जो हमने बहुत बार सुना होगा। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में सीखेंगे किस तरीके से इसे मेजर किया जाता है और क्या इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जो है किस तरीके से अप्लाई करके हम किसी व्यक्ति की बुद्धि को माप सकते हैं कि कोई बच्चा या कोई पर्सन जो है वो कितना इंटेलिजेंट है। वो एवरेज उसमें आता है, एवरेज की फॉर्म उस श्रेणी में आता है या फिर सुपीरियर की श्रेणी में आता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये हमारी सीडीपी सीरीज की क्लास नंबर 13 है, जिसका आज पार्ट नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का ही पार्ट नंबर 3 है और ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही और भी जो अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो इसके साथ ही हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगी, जिसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि का मापन और बुद्धि मापांक के अवयव यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। जो आईक्यू की बात कर रहे हैं, तो आईक्यू का जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो आईक्यू के फॉर्मूला में कौन कौन सी टर्म्स हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आईक्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी? आईक्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये देखना था कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन से कितना इंटेलिजेंट है, कितनी मात्रा में उसमें बुद्धि जो है वो अधिक है। कोई पर्सन जो है वो एवरेज जो है औसत श्रेणी में आता है या कोई ज़्यादा सुपीरियर है, तो वो चीज़ें हमें देखना है। तो वो किस तरीके से हम किसी की इंटेलिजेंस को माप सकते हैं। तो बाह्य व्यवहार द्वारा मानसिक योग्यता, संज्ञानात्मक परिपक्वता और समायोजन की क्षमता, ये 3 टर्म्स हैं। मानसिक योग्यता यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटी, कि हम किसी भी चीज को कितना सोच पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं और उसके बारे में हमारे क्या विचार हैं, और साथ ही हमारी जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है कि हमारे अंदर कितनी परिपक्वता है किसी चीज को सोचने की, समझने की, किसी के बारे में अपनी अवधारणा बनाने की, हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के, साथ ही हम समायोजन किस तरीके से स्थापित कर पाते हैं समाज में। ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सब मिलकर जो है बुद्धि का निर्माण करती हैं। और किसी पर्सन के अंदर बुद्धि का मापन जब हमें करना है, तो हमें उस इंटेलिजेंस क्वेश्चन के माध्यम से उसका जो है मापन हम करते हैं। और ये सब चीज़ें हम बाह्य व्यवहार में देखते हैं कि किसी व्यक्ति में कितनी जो है मेंटल एबिलिटी है या कितनी मेच्योरिटी है या कितनी अच्छे तरीके से वो एडजस्ट कर पाता है सोसाइटी के अंदर। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की जब हम बात करें, तो उसके अंदर हमें 2 टर्म्स देखने को मिलेंगी, जो कि फर्स्ट टर्म है हमारी जिसमें क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि सी ए की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, इसके फॉर्मूला में, आईक्यू के फॉर्मूला में। तो क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि इसे बोलते हैं तैथिक या कालक्रमिक आयु। अब ये टर्म जो है, ये टर्म इससे हम क्या समझते हैं? तो जन्म लेने के बाद भी चूंकि जो अवधि होती है कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो तब से उसकी जो आयु स्टार्ट हो रही है, उस आयु को, उस एज को हम क्या बोलते हैं? तैथिक आयु, यानी कि हमारी बर्थ एज कितनी है, जो कि हम जनरली देखते हैं किसी भी व्यक्ति से या
उसके पेरेंट्स से पूछ के, या फिर हम अपने बर्थ सर्टिफिकेट में जो हमें लिखी हुई होती है, उसी को ही हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है 15 ईयर्स का है, या फिर 20 ईयर्स का है, या फिर 30 ईयर्स का है। ये जो एज है जो कि आफ्टर बर्थ जो हम काउंट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। जो सेकेंड टर्म है हमारी, उसे बोलते हैं मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अब ये मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ये बनता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने इसे फाइंड आउट किया, या किसने सबसे पहले इसे यूज किया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहला मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फर्ड बिने और थियोडोर साइमन। तो बिने और साइमन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इन्होंने बुद्धि के मापन पर जो है काम शुरू किया था, कि हाउ टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में कार्य करना एल्फर्ड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में जो है ये काम करना शुरू किया। और 1908 में इसका जो मानसिक आयु यानी कि जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया 1908 में, किसके द्वारा? बिने और साइमन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और कब दिया था, तो हमें याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं मेंटल एज का मतलब क्या है, मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु का मतलब है मेंटल एज मीन्स मेंटल मेच्योरिटी ऑफ अ पर्सन, कि एक व्यक्ति जो है उसकी मानसिक परिपक्वता, मेंटल मेच्योरिटी। अगर कहीं पर मेंटल मेच्योरिटी टर्म भी अगर आ रही है तो हम उसे इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि उसकी, एक व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। जैसा कि हमने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा था कि एक बच्चा जो है वो अपनी आयु से ज्यादा की जो क्लासेस के जो सम है वो सॉल्व कर रहा है। यानी कि एक बच्चे की आयु अगर 10 वर्ष है और वो 9th या 10th के मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है, या 11th या 12th के मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है, जो कि अगर कोई बच्चा 11th या 12th में है तो वो 16-17 ईयर्स के आसपास होगा, लेकिन वो 10 साल की उम्र में ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। तो यानी कि उसकी जो मेंटल एज है वो उस व्यक्ति के बराबर है जो 11th और 12th में जो बच्चा होगा उसके बराबर है। तो मेंटल एज यानी कि हमारी मानसिक परिपक्वता। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि किसी बुद्धि के परीक्षण पर उस बच्चे का निष्पादन 5 वर्ष वाले बच्चे के औसत निष्पादन से के बराबर है। तो ये दोनों टर्म्स जो है इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि आफ्टर बर्थ जो एज हमारी काउंट हो रही है उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, तैथिक आयु। और मेंटल एज यानी कि मेंटल मेच्योरिटी ऑफ अ पर्सन, की एक बच्चे का मानसिक विकास किस आयु तक का के बच्चे तक के बराबर हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं मानसिक आयु। अब इनका टर्म का यूज कहाँ हुआ? तो अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था, जबकि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एल्फर्ड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था। तो विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया 1912 में। 1912 में इन्होंने जो है मानसिक लब्धि या हम कहें बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया, और इसका जो फॉर्मूला है जिससे हम नाप सकते हैं कि एक पर्सन का आईक्यू कितना है, एक बच्चे का आईक्यू कितना है और वो किस श्रेणी में आता है। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है, इस आईक्यू को जो हम मेजर कर सकते हैं उसका मेजरमेंट का फॉर्मूला है मानसिक आयु, जो कि अभी हमने पढ़ा मेंटल एज डिवाइडेड बाय तैथिक आयु, यानी कि जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है इनटू 100। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फॉर्मूला। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेंटल एज ऊपर
क्रोनोलॉजिकल एज नीचे दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये IQ हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज को, कई बार इसे CA और MA इस तरीके से उल्टा करके भी पूछ लेते हैं, कौन सा जो ऑप्शन है इसमें से इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो इस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट जो है विलियमसन ने दिया 1912 में दिया, और IQ का जो फॉर्मूला है वो MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति का IQ यानी कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले से ही अगर हम देखें तो ऊपर मेंटल एज है, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज है, तो तीन कंडीशन हमारी यहाँ पर निकल कर हमारे सामने आ रही है कि अगर मेंटल एज यानी कि MA और CA ये दोनों बराबर हो जाती हैं, MA और CA दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो दोनों जो है आपस में कट डाउन हो जाएंगी और साथ इंटू में 100 हो जाएगा, तो जो किसी भी पर्सन का IQ जो है वो 100 के इक्वल आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि MA और CA अगर इक्वल हो गया तो आपस में दोनों कट हो जाएंगी और IQ कितना हो गया, 100 हो गया। अगर मेंटल एज MA जो है वो CA से बड़ी है, मेंटल एज यानी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से बड़ी है, तो IQ का मान कितना होगा, 100 से ज्यादा होगा। और अगर मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो IQ का मान क्या हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो कंडीशन है इन पे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो है बताने की यहाँ पे कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में इन दोनों में क्या रिलेशन है और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है, MA यानी कि MA की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 इयर्स है और CA की वैल्यू जो है वो 8 इयर्स है, तो MA ऊपर आएगा 10 और यानी कि परंतु उसी बच्चे की मानसिक आयु यदि 6 वर्ष होती तो उसकी बुद्धि लब्धि 75 जो है अगर मानसिक आयु जो है वो 6 वर्ष होती, MA अगर 6 है तो 6/8 × 100, तो उसकी बुद्धि लब्धि 75 होती। अगर अब उसकी मानसिक आयु जो है अगर वो 10 है, सॉरी यहाँ 10 आएगा, डिवाइडेड बाय 8 × 100, तो इस तरीके से हम IQ जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन हम देखें औसत बुद्धि लब्धि जो है वो 100 होती है, औसत बुद्धि लब्धि जो है वो यहाँ पर हम देखें वो 100 के इक्वल होती है। आगे हम बात करें जो ये बुद्धि लब्धि का ये जो IQ का जो कर्व है इसे समझने की हम कोशिश करें तो ये एक तो आपको यहाँ टेबल यहाँ दी हुई है, टेबल में समझाने का जो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हम IQ निकाल रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का IQ जो है वो 130 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो जीनियस की कैटेगरी में आता है, और ऐसे बच्चे जो है केवल 2% जो है टोटल बच्चों में से ऐसे पर्सन जो है वो केवल 2% है। उसके बाद हम बात करें 121 से 130 के बीच में आ रहा है तो वो सुपीरियर है, ये सुपीरियर की कैटेगरी में आएगा, और 7% पर्सन जो है वो इस तरीके से जो सुपीरियर की श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं 111 से 120, तो ये 16% ऐसे पर्सन हैं जो इस श्रेणी में आते हैं और इन्हें अबव एवरेज बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एवरेज जो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनका IQ कितना होता है, तो वो 90 से 110 के बीच में होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा इनका प्रतिशत पाया जाता है। 50% जो लोग हैं उनका IQ जो है वो एवरेज होता है। ऐसे ही 81 से 90 जो है वो 16% ऐसे हैं जो कि फीबल माइंडेड की श्रेणी में आते हैं, मंद बुद्धि, और 71 से 80 जो है वो अल्प बुद्धि डल, और 71 से जो कम वाले हैं वो इडियट इम्बेसाइल और मोरोन यानी कि जड़ बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से इसे ऑन द ग्राफ IQ कर्व यहाँ पर इसी तरीके से ड्रॉ किया गया है कि 50% जो बच्चे हैं या 50% जो व्यक्ति हैं तो वो एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं, और इसी 16% जो है वो फीबल माइंडेड है, डल है, इडियट्स हैं,
यहाँ पर 16% जो है अब एवरेज है, 7% सुपीरियर है और 2% जो है वो जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत समझने के लिए हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुपीरियर का आईक्यू लिमिट्स कितना है या फिर एवरेज का कितना है, इडियट्स, इम्बेसाइल, मोरोन इनका कितना है। तो इन्हें थोड़ा हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। आगे टर्मन की क्लासिफिकेशन जो है, यही बुद्धि लब्धि के बारे में टर्मन ने क्लासिफाई किया था आईक्यू के बारे में इन्होंने जो बात की थी। तो ये काफ़ी बार पूछी गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो वही है, जीनियस कैटेगरी में जो व्यक्ति हैं उनका आईक्यू जो है 140 से ऊपर है, इन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन में बताया। वेरी सुपीरियर जो है वो 130 से 140 उनका आईक्यू होता है। सुपीरियर का जो आईक्यू है वो 120 से 130 होता है। अबव एवरेज का 110 से 120 होता है। नॉर्मल और एवरेज जो लोग होते हैं उनका 90 से 110 के बीच में होता है। वही लगभग इक्वल ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। और बिलो एवरेज जो है वो 80 से 89, डल या बॉर्डर लाइन केसेस जो होते हैं वो 70 टू 79। और मोरोन का जो आईक्यू है, ये तीनों कई बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली यहाँ बताया गया था। तो मोरोन का जो आईक्यू है वो 50 से 70 के बीच में, 69 के बीच में है। इम्बेसाइल का 25 टू 49 एंड इडियट्स का जो आईक्यू है वो 0 से 24 के बीच में लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हमें याद होनी चाहिए, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है, हम बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं या इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी उपयोगिता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो कक्षा उन्नति के निर्णय में कि एक बच्चा जो है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने लायक है, या उसको हम जो है प्रमोट कर रहे हैं एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर, तो वो उसके आईक्यू लेवल पे या उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करके, और वो मेजर होती है इंटेलिजेंस टेस्ट से, या हम जो अचीवमेंट टेस्ट जो उसके ले रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने लायक है। शिक्षकों के चयन में जो है, जैसा हम इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, या फिर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे भी पता चल रहा है कि एक पर्सन जो है उसका आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वेश्चन या उसकी इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा है। विभिन्न प्रकार के निर्देशन देने में, शैक्षिक कोई भी हम गाइडेंस दे रहे हैं तो हमें एक व्यक्ति को किस तरीके की गाइडेंस देनी है, और वो हम आईक्यू, उसके आईक्यू से पता लगा सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। फिर हम बात करें छात्रों के श्रेणीकरण में, बच्चों के मतलब हम बच्चों को क्लास में ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो किस बच्चे को जो है लीडर बनाना है ग्रुप के अंदर, और किस बच्चे को जो है बाकी ग्रुप के मेंबर्स जो होंगे, तो उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं बुद्धि परीक्षण अगर हम कर पा रहे हैं तो। शैक्षिक दुर्बलता के निदान में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, डायग्नोस करके हम उसकी जो एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ है उनको दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के समायोजन में जो काफ़ी बच्चे जो हैं उसमें क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उनका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस जो है उनकी कम है, या वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे सीखते हैं, तो उनको एडजस्ट कराने में भी, अगर हम उनके आईक्यू लेवल हमें पता है, उनकी इंटेलिजेंस के बारे में हमें पता है, तो हम उनसे उसी तरीके की एक्टिविटीज़ करा के हम उनको एडजस्ट कराने में हेल्प कर सकते हैं। मानसिक बीमारियों के इलाज में अगर कोई बच्चा किसी मेंटल डिजीज़ से पीड़ित है, तो हम आईक्यू के माध्यम से उसका पता लगा के उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करा के और उसको रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। कक्षा में प्रवेश लेने में आजकल आपने देखा होगा, किसी क्लास में बच्चे को जो है किसी क्लास में एडमिशन लेना है तो एडमिशन टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आईक्यू लेवल नापने के लिए लिए जाते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कौन सी क्लास में जाने लायक है। अगर अनुशासन की समस्या के समाधान में आईक्यू लेवल से हम नाप सकते हैं, अगर बच्चा जो है निम्न श्रेणी में आ रहा है, इम्बेसाइल्स या इडियट्स या मोरॉन्स की श्रेणी में आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो हम उसको डिटेक्ट करके हम उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। पाठ्यक्रम और व्यवसाय के चयन
में अगर आईक्यू के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ हमें जाना है, आगे फर्दर प्रोसीड करना है, या हमें कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो हमें सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिर हम बात करें इसकी सीमाएं इंटेलिजेंस टेस्टिंग की, लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो अप्रशिक्षित परीक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए बुद्धि परीक्षणों के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। जैसे कि कोई अगर परीक्षण हम कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति का खराब प्रदर्शन, कोई जो है अच्छा उस पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई हमने टेस्ट लिया लेकिन किसी बच्चे ने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो अगर हम उस वहाँ पर उसके अंदर नेगेटिविटी भी आ सकती है, उसका जो आत्मसम्मान है उस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट भी उस पर डाल सकता है। परीक्षण के द्वारा जो है माता पिता अध्यापकों और बड़ों के भेदभावपूर्ण आचरण को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, तो वहाँ भेदभाव भी आ जाता है बच्चों के अंदर। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जनसंख्या के पक्ष में बुद्धि परीक्षण समाज की सुविधा वंचित समूहों में आने वाले बच्चों की आईक्यू को कम आंकने की संभावना वहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो उच्च वर्गीय जो लोग हैं उनका जो आईक्यू है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मतलब माना जाता है, और उनको उसी तरीके की वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, जिससे कि मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। बुद्धि परीक्षण सृजनात्मक संभवताओं और बुद्धि के व्यवहारिक पक्ष का माप नहीं कर पाता, क्योंकि इंटेलिजेंस क्वेश्चन में हम मतलब उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो नहीं देख सकते, सिर्फ हम उसकी बुद्धि का जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। बुद्धि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का संभाव्य कारक हो सकती है, ये पॉसिबल है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो जिसके अंदर वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है। तो सिर्फ आईक्यू जो है वो उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको नहीं माप सकता, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। ये आज हमने बात की आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, और अगर आपको इन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। आगे हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, यूनिफैक्टर और टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की, और साथ में गिलफोर्ड का 3D मॉडल जो है उसके बारे में बात करेंगे, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।